आज का हमारा विषय है जिस पे हमको बात करनी है वाणिज्यवाद। दो शब्दों से मिलकर वाणिज्य और वाद। वाणिज्य से अर्थ व्यापारिक गतिविधियों से है, व्यापार और उससे संबंधित कार्यों से मिलकर वाणिज्यवाद शब्द बना है। एल.एच. हेने ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, वाणिज्यवाद उस आर्थिक विचारधारा का नाम है जो 16वीं से लेकर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक प्रचलन में रहा। इसका नामकरण वणिकवाद भी किया गया, धातुवाद भी इसको कहा गया क्योंकि सोने और चांदी को अधिक महत्ता दी गई थी। कोल्टवाद कहा गया फ्रांस में कोल्ट के विचारों के कारण। केमारलिज्म कहा गया इसे जर्मनी में। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस नाम के ग्रंथ में वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग उसने किया। मर्सेंटलिज्म अंग्रेजी में इसके लिए शब्द प्रयुक्त होता है। वास्तविक अर्थ अगर इसका हम समझना चाहें तो वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि, किंतु वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण बात ये थी कि उस वृद्धि में सरकार की भूमिका बढ़ गई। उसका नियमन और नियंत्रण सरकार ने करना शुरू किया, राज्य ने करना शुरू किया। यदि राजतंत्र था तो राजतंत्रों ने उस पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अब इसमें हम देखते हैं कि वृद्धि इसमें क्या हुई थी। पहले भूमि पर आधारित व्यवस्था थी यूरोप में। भूमि के ऊपर आधारित व्यवस्था से अर्थ क्या है? आय का प्रमुख स्रोत भूमि पर था, कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में था। सामंतशाही व्यवस्था थी। कृषि पर आधारित व्यवस्था होने के कारण राजस्व की प्राप्ति प्रमुख लक्ष्य सरकारों का या राज्यों का या राजतंत्रों का रहा था। किंतु अब वह बदला। किस प्रकार से बदला? आर्थिक गतिविधियां बदल गईं। पूर्व की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में सामंतशाही व्यवस्था थी। अब क्योंकि कृषि आय का प्रमुख स्रोत न होकर व्यापार और उद्योग आय के प्रमुख स्रोत के रूप में स्थापित होने लगे, कृषि की महत्ता में कमी आने लगी और उद्योग और व्यापार बढ़ने लगे। अब ये स्थिति आई कि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि व्यापार पर कर लगाया जाए, न उस पर कोई नियम बनाने की परंपरा थी। पूर्व में जो व्यवस्था थी, छुटपुट जब व्यापार शुरू हुआ तो यूरोप में पूर्व की व्यवस्था थी गिल्ड प्रणाली। एक तो हमने देखा सामंतवाद व्यवस्था में आपको यह ज्ञात है कि यह छोटे राजा की भांति सामंत हुआ करते थे। एक राजा, एक देश में एक राजा, उसके अधीन कई सामंत हुआ करते थे जिनके पास छोटी भूमियाँ होती थीं। 150 गांव, 200 गांव, 500 गांव, बड़े सामंतों के पास 1000 तक गांव हो सकते थे और वे उपराजा या छोटे राजा की तरह कार्य किया करते थे। लगान की वसूली करना, पुलिस व्यवस्था भी वो देखते थे, उनके पास सेना की टुकड़ियाँ भी होती थी। ये पूर्व की व्यवस्था थी। जब व्यापारिक गतिविधियाँ शुरू हुई यूरोप में तो व्यापारिक गतिविधियों में उस पर नियंत्रण के लिए गिल्ड प्रणाली लागू हुई। ये गिल्ड क्या थे? गिल्ड से अर्थ है, समझने के लिए आप कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ व्यापारी संघ हुआ करते हैं। तो प्रारंभिक व्यापार जब शुरू हुआ उससे लाभ की प्राप्ति होनी शुरू हुई और जब राज्य उन पर नियंत्रण नहीं कर रहा था तो उस समय ये व्यापारी संघ थे जो ये कार्य कर रहे थे, ये दायित्व निभा रहे थे। कीमतें क्या होंगी, ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम क्या होगा, कीमतें किस प्रकार से निर्धारित होंगी, ये सारी नियम कायदे कानून जो तय करते थे गिल्ड किया करते थे। स्वाभाविक है, जब व्यापारी संघ खुद के लिए व्यापार के लिए नियम बनाएगा तो वह अपने लाभ पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। यही कार्य ये गिल्ड के द्वारा हो रहा था और इससे राज्य को कोई लाभ नहीं होता था क्योंकि राज्य तो उस पर कर लगाता ही नहीं था, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं थी। पूर्व की व्यवस्था तो सामंतवादी थी और वह व्यवस्था किस पे केंद्रित थी? भूमि कर तक सीमित थी। तो इस तरह से जब व्यापारिक परिदृश्य बदला या आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन हो गया, कृषि के स्थान पर व्यापार और उद्योग मुख्य होने लग गए, तो सरकार को इन पर नियंत्रण करना पड़ा। राज्य को, राजा को इसके लिए नियम और कायदे कानून बनाने पड़े। इसीलिए इसको राज्यवाद भी कहा जाता है और यही वाणिज्यवाद कहलाता है। तो आर्थिक
गतिविधियों में वृद्धि हो जाना यानी व्यापार और उद्योग का बढ़ना, और उसके लिए नियमन और नियंत्रण राज्य के द्वारा होना वाणिज्यवाद कहलाता है। टॉमस मन ने लिखा है, ये प्रमुख विचारक रहे हैं वाणिज्यवादी विचारक, अपनी समृद्धि की वृद्धि के लिए कम से कम आयात और अधिक से अधिक निर्यात की नीति अपनाई जानी चाहिए। ये प्रमुख विचार है वाणिज्यवाद का। एंटोनियो सेरा ये भी प्रमुख विचारकों में रहे। कृषि में मौसम की अनिश्चितता के कारण लाभ अनिश्चित रहता है, जबकि उद्योगों में वृद्धि का ही नियम लागू होता है। अतः उद्योग की वृद्धि पर जोर दिया जाना चाहिए। ये वाणिज्यवादी विचारधारा है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, वाणिज्यवाद से अर्थ व्यापार का बढ़ना, उद्योगों का बढ़ना, और उसके लिए सरकार के द्वारा नियमन और नियंत्रण करना, या राज्यवाद भी इसको इसी नाम से कहा जाता है। यह वाणिज्यवाद है। इसके पीछे कारण क्या थे? पहला कारण मध्ययुगीन आर्थिक ढांचे में परिवर्तन। मध्ययुग में, जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया, कि सामंतवादी व्यवस्था थी, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, वस्तु विनिमय होता था, मुद्रा का भी विकास अधिकांश देशों में नहीं हुआ था, किंतु अब परिदृश्य बदल चुका था। व्यापार वाली व्यवस्था थी, बैंकिंग की व्यवस्था शुरू हो रही थी, मुद्रा की प्रणाली, विनिमय मुद्रा से होने लगा था, व्यापार से अत्यधिक लाभ प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार से आर्थिक दृश्य में परिवर्तन आ गया था। तो मध्ययुगीन ढांचा जो था, कृषि पर आधारित था, वह बदलकर अब व्यापार केंद्रित हो गया था, व्यवसाय केंद्रित हो गया था, या हम कह सकते हैं उद्योग केंद्रित भी हुआ व्यापार के साथ साथ। तो मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से परिवर्तन हुआ, जो कि कारण बना वाणिज्यवाद का। दूसरा था नवीन भौगोलिक खोजें इस समय हुई। कौन सी खोज थी? ये पता चला कि धरती गोल है, अन्य ग्रह भी गोल हैं, अपनी जगह पर वह चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। नए नए जगह खोजे गए। उत्तमासा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप, बार्थोलोमियो डियाज ने खोजा। भारत के लिए मार्ग खोज लिया गया, वास्को डी गामा ने खोजा। अमेरिका जो नई दुनिया के नाम से ख्यात विख्यात हुआ, इसे कोलंबस ने खोज लिया। कुतुबनुमा का आविष्कार हो गया। मैकलेनन ने धरती का चक्कर लगाया, यद्यपि उसको पूर्ण नहीं कर पाया था, किंतु फिर भी ये स्पष्ट हो गया कि धरती वास्तव में गोल है। एक स्थान से हम चलें तो कहीं भटकेंगे नहीं, सीधे अगर हम चलें एक दिशा में तो उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। यह भी एक नई खोज थी। इस प्रकार से जब नवीन भौगोलिक खोजें हुई तो व्यापारिक गतिविधियां अत्यधिक बढ़ गईं, और इस कारण उस पर नियमन और नियंत्रण सरकार की मजबूरी थी। लाभ प्राप्ति के लिए भी यह आवश्यक था। तीसरा कारण था व्यापार में वृद्धि एवं अधिक लाभ। कृषि की तुलना में व्यापार और उद्योग में अधिक लाभ की प्राप्ति हो रही थी। स्वाभाविक है, जिसमें अधिक लाभ प्राप्त होगा तो उस पर टैक्सेशन भी होगा, कर लगाया जाएगा, चुंगी की व्यवस्था होगी, बिक्री कर लिया जाएगा, जो अन्य इस प्रकार के, जिससे कि सरकार को लाभ होता हो। तो जनता जब लाभ प्राप्त कर रही जिस स्रोत से, उस स्रोत पर कर लगाया जाना, उसके लिए नियम कायदे बनाना जरूरी हो गया। तो इस तरह से व्यापार में जब वृद्धि हुई और अधिक लाभ उससे मिलने लगा तो सरकार ने उस पर नियंत्रण स्थापित किया। यही वाणिज्यवाद है। राष्ट्रीय राजतंत्रों की भूमिका चौथे कारण के रूप में हमने आपको पहले के लेक्चर्स में स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय राजतंत्र क्या था। राष्ट्रीय राजतंत्र क्या था? राजा शक्तिशाली हो गए, राष्ट्रीयता की भावना उनमें आ गई, और शक्तिशाली राजतंत्रों ने नियंत्रण राज्य पर अधिक किया। तो जब राजा शक्तिशाली हो गया सामंतों की तुलना में, धर्म के पक्ष की तुलना में, तो स्वाभाविक है उसने अन्य बातों पर भी नियंत्रण किया। उन अन्य बातों में यह व्यापार था, जिसकी गतिविधियाँ, वाणिज्यिक गतिविधियाँ बढ़ी, और राजा शक्तिशाली होने के कारण दृढ़तापूर्वक उसने नियंत्रण किया। जल सैन्य सुरक्षा उसने दिया, व्यापार को सुरक्षा प्रदान किया। शांति की स्थापना उसने की। इन दृढ़ राजतंत्रों ने अधिक सक्षम हुए पूर्व की अपेक्षा। शांति की स्थापना व्यापार के लिए आवश्यक है, वो राजाओं ने किया। और व्यापारियों से केंद्र को भी या राज्य को भी लाभ हुआ। जैसा कि मैंने कहा, टैक्सेशन से, कर लगाने से राज्य को भी लाभ प्राप्त हुआ। तो राष्ट्रीय राजतंत्रों की भूमिका
गहन हो गई। अब वो पूर्व की अपेक्षा में राजतंत्र शक्तिशाली हुआ तो उसने नियंत्रण व्यापार पर भी किया, नियमन किया। इस प्रकार वाणिज्यवाद का जन्म हुआ। पूर्व व्यवस्था का समयानुकूल और अपर्याप्त होना भी एक कारण था। पूर्व की व्यवस्था क्या थी? हमने चर्चा की आपके सामने कि सामंतवादी व्यवस्था थी। व्यापार पर कोई कर ही नहीं था, कोई नियंत्रण सरकार के द्वारा नहीं था। जैसे मजदूर कितने घंटे काम करें, उन्हें अवकाश मिले या ना मिले, पेंशन की क्या व्यवस्था हो, दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा, कोई नियम नहीं था। भाव किस प्रकार से तय होंगे मार्केट में, ये काम कौन कर रहे थे? गिल्ड कर रहे थे। अपने लाभ के लिए व्यापारी संघ कार्य कर रहे थे। तो पूर्व की जो व्यवस्था थी वो समय के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि समय अब बदल चुका था, आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन हो गया था, तो व्यवस्था में भी परिवर्तन आवश्यक था। और जब व्यवस्था में परिवर्तन हुआ तो वाणिज्यवाद का जन्म हुआ। अगला था गिल्ड का संकुचित दृष्टिकोण। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया, गिल्ड जो थे, व्यापारी संघ थे, ये स्वलाभ के लिए कार्य कर रहे थे। जनता के लाभ से इनको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि व्यापारी संघ थे और अपने लाभ के लिए काम करेंगे। जनता के पक्ष की ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, मजदूरों के पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया। इस कारण से आवश्यकता पड़ी कि इसका नियमन और नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाए। यही सरकार ने किया, राज्यों ने किया, राजाओं ने किया, और यह वाणिज्यवाद था। कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिम आधिपत्य अगला कारण था। 1453 में मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा कुस्तुनतुनिया, जिसका दूसरा नाम कॉन्स्टेंटिनोपल, तीसरा नाम इस्तांबुल था, उस पर मुसलमानों ने आधिपत्य कर लिया। पहले यहाँ पर क्रिश्चियंस का, ईसाइयों का अधिकार था, और अधिकार कर लेने के कारण ये थल मार्ग का दरवाज़ा कहा जा सकता है, प्रवेश द्वार कहा जा सकता है एशिया में। वो प्रवेश द्वार थल मार्ग से व्यापार करने का एशिया की तरफ बंद हो गया। किन के लिए? यूरोपीय देशों के लिए। और ये ईसाई धर्म को मानने वाले थे। यहाँ से वापस गए अपने देशों में, वहाँ जागृति वो लाए। उन्होंने बताया कि व्यापार से कितना लाभ होता है, और इसी के कारण नाविक गतिविधियाँ शुरू हुई, नए नए रास्ते खोजे गए। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया था, कोलंबस, बार्थोलोमियो डियाज, वास्को डिगामा, मैगलेनन, इन सब का नाम, इन सब ने विभिन्न रास्ते खोजे, भौगोलिक खोजें की। और इस कारण से कुस्तुनतुनिया पर मुस्लिम आधिपत्य के बाद व्यापारिक गतिविधियां जल मार्ग से तीव्रता के साथ बढ़ी। जब नए कार्य शुरू हुए, नए मार्ग बने, व्यापार में वृद्धि हुई, तो उसके नियमन और नियंत्रण की आवश्यकता थी, जो राज्यों के द्वारा की गई, और यही वाणिज्यवाद था। अगला कारण के रूप में बताया जा सकता है धर्म सुधार आंदोलन। अब आप कहेंगे धर्म सुधार आंदोलन से क्या अर्थ था? तो धार्मिक क्षेत्र में था और ये व्यापारिक क्षेत्र था, तो इसका संबंध था। चर्च के पास अतुलनीय संपत्ति थी, दान में लगातार चर्चों को संपत्ति मिल रही थी। और जब धर्म सुधार आंदोलन चला, मार्टिन लूथर ने आंदोलन शुरू किया, प्रोटेस्टेंट आंदोलन खड़ा हुआ, तो उसमें सभी का ध्यान इनकी संपत्ति की ओर था, और चर्च से संपत्ति छीन ली गई, लोगों में वह वितरित हुई, और उसका उपयोग व्यापार के लिए सर्वाधिक हुआ। राज्यों ने भी उन ज़मीनों पर उनकी संपत्ति को प्राप्त किया, प्रोटेस्टेंट देश थे वहाँ पर, और उस कारण से व्यापार में तीव्रता के साथ वृद्धि हुई। ब्याज को पहले हराम माना जाता है, जैसे कि इस्लाम में भी माना जाता है, करते सब हैं। उसी प्रकार से ईसाइयत में भी ब्याज को अच्छा नहीं माना गया था, किंतु अब ऋण की प्रथा शुरू हुई, बैंकिंग की प्रथा शुरू हुई। चर्च से जो अतुलनीय संपत्ति प्राप्त हुई वह व्यापार में वृद्धि के लिए काम आई, और इससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी और वाणिज्यवाद का जन्म हुआ। इसी प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन के साथ पुनः जागरण जो हुआ, एक विस्तृत अध्याय के रूप में बीए प्रथम वर्ष में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। पुनः जागरण जो हुआ, जागृति जो यूरोप में आई, उस जागृति के कारण उन्होंने यह देख लिया कि व्यापार से कितना लाभ प्राप्त होता है, और कृषि की ओर से लोगों का ध्यान हटा, व्यापार की ओर उनका ध्यान केंद्रित हुआ। व्यापार में जब वृद्धि हुई, उसके साथ औद्योगिक क्रांति का भी जन्म होता है। तो पुनः जागरण, जब कोई व्यक्ति जागृत होता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, तो प्रत्येक क्षेत्र में करता है। व्यापार से लाभ को उन्होंने देखा, और व्यापारिक गतिविधियाँ, औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ गई। ये पुनः जागरण के कारण हुआ, और इसी के कारण वाणिज्यवाद का जन्म हुआ।
तो ये वाणिज्यवाद के प्रारंभ होने के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण थे उस पर हमने चर्चा की। उद्देश्य अगर देखा जाए वाणिज्यवाद का, तो पहला उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये राजतंत्रों ने लक्ष्य अवश्य रखा वाणिज्यवाद के अंतर्गत, किंतु इसमें सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई। क्यों? खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि की आवश्यकता थी और उसमें लाभ अत्यंत सीमित था। व्यापार और उद्योग में लाभ अधिक था, तो ज़्यादा ध्यान लोगों का उद्योग और व्यापार की ओर गया, व्यापारिक कंपनियों की ओर गया। तो लक्ष्य अवश्य था, उद्देश्य अवश्य रखा गया था, माना गया था कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएं। लेकिन यूरोप आत्मनिर्भर नहीं हुआ। बड़ा व्यापारिक देश इंग्लैंड, यहाँ पर खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई। लेकिन इसलिए इसको लक्ष्य रखा गया था कि केवल व्यापार से, केवल उद्योग से खाद्यान्न की ओर, उत्पादन की ओर लोगों का ध्यान कम होगा, और वास्तव में ऐसा हुआ। तो पेट भरने के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता तो होगी, इसलिए ये लक्ष्य रखा गया था। कच्चे माल के लिए भी, व्यापार के लिए, उद्योग के लिए कच्चा माल अगर प्राप्त करना हो तो उसके लिए भी कृषि की आवश्यकता थी, तो इसको केंद्र में रखा गया, यद्यपि सफलता प्राप्त नहीं हुई। दूसरा उद्देश्य था बहुमूल्य धातुओं का संचय। वाणिज्यवाद की एक विशेष विचारधारा थी कि अत्यधिक सोना प्राप्त करो और शक्तिशाली हो जाओ। ये नारा था उस समय का। सोना चांदी, सोना न मिले तो चांदी इकट्ठी की जाए, ये इसकी बड़ी विशेषता भी थी। तो सोना और चांदी, बहुमूल्य धातुओं की प्राप्ति भी इनका लक्ष्य था। तीसरा था निर्यात में वृद्धि, अधिकतम निर्यात, ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देश को लाभ प्राप्त हो, और न्यूनतम आयात, कम से कम आयात हो, आयात न किया जाए, निर्यात अधिक किया जाए। ये चौथा लक्ष्य। पांचवा था व्यापार का नियमन और नियंत्रण। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। राज्य ने ये पूरा अपने हाथ में ले लिया। गिल्ड्स के जो अधिकार थे, व्यापारी संघों के जो अधिकार थे, वो अब सीमित कर दिए गए। तो व्यापार का नियमन और नियंत्रण सरकार के द्वारा किया गया। ये इसके उद्देश्य थे, 5 उद्देश्य, इन पर हमने चर्चा की। इसके बाद हम देख लेंगे विशेषताएं क्या थी वाणिज्यवाद की, क्या खासियतें थीं। पहली बात थी आर्थिक नियमन और नियंत्रण। कौन कौन से कर लगेंगे व्यापार पर, किस प्रकार लगेंगे, उसकी दर क्या होगी, व्यापार के नियम क्या होंगे, चुंगी, किन व्यापार को करने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार की परमिशन की आवश्यकता होगी, परमिट की आवश्यकता होगी, क्या शर्तें होंगी, क्या नियम होंगे, मज़दूरों के पेंशन की क्या व्यवस्था होगी, उन्हें छुट्टी मिलेगी तो कब मिलेगी, जो संडे या रविवार को तय हुई बाद में, वेतन क्या मिलेगा, कितने घंटे उन्हें काम करना होगा, बीमा की क्या व्यवस्था होगी, दुर्घटना होने पर उन्हें मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। धीरे धीरे सरकार ने लगातार इस पर नियमन और नियंत्रण करना शुरू किया। ये आर्थिक नियमन और नियंत्रण था। दूसरा, बहुमूल्य धातुओं की महत्ता में वृद्धि हुई थी। कोलंबस ने कहा था, स्वर्ण अद्भुत वस्तु है, जिसके पास यह होता है वह अपनी इच्छा से हर वस्तु को प्राप्त कर सकता है। देखिए, इस तरह की धारणा थी। कोलंबस ने अमेरिका भी इसी मोह में या लालच में कहीं खोजा था कि अधिक से अधिक सोना प्राप्त हो सके। तो बहुमूल्य धातुओं की महत्ता में वृद्धि हो गई इस काल में। ये वाणिज्यवाद की एक विशेषता थी। वैदेशिक व्यापार को प्रोत्साहन दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करना विदेशी व्यापार से सभी राजाओं का या राज्यों का लक्ष्य हुआ। आर्थिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। चौथी बात थी, आर्थिक राष्ट्रवाद क्या था? पहली बात तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, आत्मनिर्भर हो जाएं। और दूसरा था, इसके लिए क्या कहा गया कि आयात नहीं करेंगे। अगर हम आत्मनिर्भर हो गए तो सारी वस्तुओं का उत्पादन हमारे यहाँ होगा। हालांकि ये संभव था नहीं। अधिक लाभ प्राप्त किया जाए, मतलब अधिक निर्यात हो। प्रकारांतर से वही था कि आयात न किया जाए, निर्यात हम ज़्यादा करें, मतलब हम आत्मनिर्भर हो गए और लाभ हम प्राप्त करेंगे। ये आर्थिक राष्ट्रवाद, अपने देश के विकास पर ध्यान केंद्रित करना, बाहरी वस्तुओं को न आने देना और अपने देश से ज़्यादा वस्तुओं की निर्यात पर जोर, वही बिंदु है। एक तरह से प्रकारांतर से वही है। व्यापारियों को संरक्षण दिया गया, सैनिक सहायता भी दी गई, आर्थिक सहायता दी गई ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर लाभ प्राप्त कर सकें। जहाज निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया। क्यों?
क्योंकि जहाज से इस समय जो व्यापार हो रहा था अधिकांश भाग जल व्यापार से, समुद्री व्यापार से प्राप्त हो रहा था। तो नौवाहन पर ध्यान दिया गया, मालवाहक के रूप में जहाज निर्माण को अत्यधिक प्रोत्साहित किया गया ताकि दूसरे देश से जहाज न खरीदना पड़े और मालवाहन करके भी वो क्या प्राप्त कर सकें, लाभ प्राप्त कर सकें। तो जहाज निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया। उपनिवेशों की स्थापना पर जोर दिया गया। क्या फ़ायदा था उपनिवेशों से? हमारा देश भी उपनिवेश रहा लंबे समय तक, इंग्लैंड का, फ्रांस का, पुर्तगाल का। उपनिवेशों से कच्चा माल उद्योग के लिए प्राप्त होता था, तैयार माल के लिए व्यापार भी मिलता था, सस्ते मजदूर भी मिलते थे, पेशगी देकर ये कच्चा माल सस्ते दामों पर प्राप्त करते थे। तो उपनिवेश आर्थिक दृष्टिकोण से बड़े उपयोगी थे। शोषण एक तरह से ये देश इन उपनिवेशों का कर रहे थे। हम इससे भली भांति परिचित हैं, अंग्रेजों ने किस प्रकार का अत्याचार शोषण हमारा किया था। सैन्यवाद प्रोत्साहित हुआ, ये अगली विशेषता थी। व्यापार की रक्षा के लिए सेना की आवश्यकता थी, उपनिवेशों की स्थापना के लिए सेना की आवश्यकता थी और उपनिवेशों की रक्षा के लिए भी सेना की आवश्यकता थी। तो सैन्यवाद वाणिज्यवाद के साथ प्रोत्साहित हुआ, बढ़ा, बड़ी बड़ी सेनाएं इन्होंने स्थापित की। पूंजीवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ, व्यक्तिगत संपत्ति, पूंजी को महत्ता देना, उद्योग व्यापार को प्रोत्साहन, बैंकिंग प्रणाली, इस तरह के गतिविधियां हैं जो पूंजीवाद के अंतर्गत आती हैं। वाणिज्यवाद के साथ इसका विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता, ना चाहते हुए भी देशों को एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? अगर वो व्यापार उद्योग पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो खाद्यान्न उत्पादन रुक जाता था। इंग्लैंड में तो बड़ी कमी हुई इसकी। आत्मनिर्भरता के प्रयास हुए, लेकिन सभी वस्तुओं का उत्पादन एक ही देश तो नहीं कर सकता। सारे खनिज उसके यहाँ हो नहीं सकते। ईंधन के सारे साधन, कच्चा माल, अनाज, ये सब कुछ एक देश के पास नहीं हो सकता था। तो इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता हो गई। किसी खास वस्तु के लिए कोई खास देश अधिक सक्षम हुआ। आपूर्ति शक्ति विशेषकर इंग्लैंड की बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अनाज के लिए उसको आयात करना पड़ता था, कच्चा माल उसको आयात करना होता था। तो अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता का जन्म हुआ वाणिज्यवाद के साथ, क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ बहुत बढ़ गई थी। मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ, विनिमय दरें, बैंकिंग प्रणाली, एक देश और दूसरे देश की मुद्रा की विनिमय दर क्या होगी, ये सारी बातें अब निश्चित होने लगी। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम भी बने। व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई, विशेषकर बड़ी व्यापारिक कंपनियां, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में सन 1631 दिसंबर अंतिम दिन हुआ था, शताब्दी के अंतिम दिन। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, डच, पुर्तगाली कंपनियां, स्पेनिश कंपनियां, बड़ी व्यापारिक कंपनियां स्थापित हुई। बड़े व्यापार के लिए दूर दूर तक व्यापार करना था, इसलिए बड़ी व्यापारिक कंपनियों का जन्म हुआ। ये इसकी विशेषताएं थीं। संक्षिप्त में परिणाम देख लेंगे। पश्चिम यूरोप का व्यापार पर नियंत्रण हो गया, क्योंकि यहाँ पर वाणिज्यवाद आया। सरकारों को अत्यधिक लाभ हुआ। निर्यात बहुत प्रोत्साहित हुआ, जैसे कि विशेषता में हमने देखा। व्यापारिक संरक्षण की नीति सभी देशों के द्वारा अपनाई गई, ये भी हमने विशेषताओं के अंतर्गत देखा। नौसैनिक शक्ति का विकास हुआ, जहाज निर्माण, उपनिवेशों की होड़ लग गई, बहुमूल्य धातुओं को अत्यधिक महत्व प्राप्त हुआ। पूंजीवादी विचारधारा का विकास हुआ, पूंजीवाद स्थापित हुआ। भयंकर युद्ध लड़े गए आपस में। उपनिवेश की प्रतिस्पर्धा, व्यापार की प्रतिस्पर्धा के कारण भयंकर युद्धों का जन्म हुआ। संकीर्ण राष्ट्रीयता आ गई कि मेरे देश का विकास हो, हमें अधिक अधिक लाभ प्राप्त हो। अपने देश में आयात रोकना है, यानी दूसरा देश आपके यहाँ निर्यात नहीं करेगा, लेकिन आप निर्यात करेंगे। ये संकीर्ण राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। फिर धीरे से लोक कल्याणकारी नीतियाँ भी बाद में शुरू हुई। श्रम संघ स्थापित होने लगे, बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुए। तो ये संक्षिप्त में परिणाम के रूप में कहा जा सकता है। अब हम देखेंगे किन देशों में किस प्रकार से, प्रमुख देशों में वाणिज्यवाद का विकास हुआ। पहला था इंग्लैंड। ट्यूडर और स्टुअर्ट शासकों ने वाणिज्यवाद को प्रोत्साहित किया, नियमन और नियंत्रण उन्होंने शुरू किया। इंग्लैंड और रूस के साथ व्यापार के लिए मस्कोवी नाम की कंपनी, मस्कोवी कंपनी रूस से व्यापार करने के लिए स्थापित की गई। अन्य कंपनियां थीं लिवेंट 1581 में, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 सन 1600 अंतिम दिवस
31 दिसंबर 1600 को स्थापित हुई। नेविगेशन एक्ट हुआ 1651 में। ये अंग्रेजी जहाज़ों के अधिक से अधिक व्यापार में प्रयोग हों। ये जहाँ भी व्यापार करते थे अंग्रेज ये कहते थे कि हमारे जहाज़ में व्यापार हो, ताकि ट्रांसपोर्टिंग का पैसा भी उनको प्राप्त हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनको प्राप्त हो सके। अन्य देशों के जहाज़ों का उपयोग ये प्रतिबंधित करते थे। अगर ये व्यापार सप्लाई कर रहे हैं तब भी सामान की सप्लाई हो तो, या मंगवाना हो तब भी अपने ही जहाज़ों का प्रयोग करते थे। इस कारण से डचों के साथ इनका युद्ध छिड़ा। डच लोग आगे थे जहाज़ निर्माण में, अंग्रेज़ों ने उनको चुनौती दी थी, आपस में इनका संघर्ष शुरू हुआ। व्यापारिक संधियाँ इंग्लैंड ने की, स्वीडन के साथ, डेनमार्क के साथ, पुर्तगाल के साथ। इस कारण से 1650 से लेकर 1660 के बीच अमेरिका, भारत और ब्राज़ील में अंग्रेजी सामान की सप्लाई बहुत अधिक बढ़ गई। सामानों से ये देश अमेरिका, भारत, ब्राज़ील और अन्य देश भी थे, सामानों से लद गए अंग्रेजी सामानों से। इस तरह से इंग्लैंड में वाणिज्यवाद का विकास हुआ। हॉलैंड में 1603 से ईस्ट इंडिया कंपनी, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, स्थापित हुआ। ठीक अंग्रेज़ों के बाद जहाज़ निर्माण के क्षेत्र में हॉलैंड या डच लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई। ये स्पिरिट और बियर के व्यापार में बहुत आगे थे। ऊनी कपड़ा के निर्यात में भी ये बहुत आगे थे। इस कारण से डचों और अंग्रेज़ों का संघर्ष शुरू हुआ। 1652 से 1674 तक लगातार अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष हुआ और धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों से पराजित होते गए। फ्रांस के संदर्भ में कोलबर्ट ने जो नियम बनाए थे, जो कि लुई 14वें का अर्थमंत्री था 1661 से 1683 तक, इसके नियमन और नियंत्रण की जो नीति थी वाणिज्यवाद के विकास में, कोलबर्ट के नियम महत्वपूर्ण थे। इसीलिए कोलबर्ट के नाम से ही यहाँ का वाणिज्यवाद जाना जाता है। ये भी व्यापारिक संरक्षण की ही नीति थी जैसे अन्य स्थानों पर थी। पूंजी निवेश को प्रोत्साहित किया गया, सामंतों से भी पूंजी प्राप्त की गई। जहाज निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित किया गया। टनेज नाम का कर लगाया गया। ये बंदरगाह का उपयोग करने पर विदेशी जहाज़ों से लिया जाने वाला कर था, टनेज। जल सेना का निर्माण किया गया, शक्तिशाली जल सेना का निर्माण हुआ। बंदरगाह विकसित किए गए इसके काल में। कैले, ब्रेस्ट, हार्वे, रेशफर्ड, इन बंदरगाहों को विकसित किया गया और व्यापारिक कंपनियां भारत, कनाडा और मेडागास्कर पर व्यापार के लिए बनाई गई। रूस में भी इसी प्रकार विकास हुआ। पीटर महान ने ये काम किया था। इसने इंजीनियर और कारीगर विदेशों से अपने देश में बुलवाए, व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की, व्यापारिक संधियां अन्य देशों के साथ की और जहाज निर्माण को प्रोत्साहित किया। तो पीटर महान के काल में वाणिज्यवाद का विकास यहाँ पर हुआ। जर्मनी में फ्रेडरिक विलियम प्रथम, जिसको फ्रेडरिक महान भी कहा जाता है, इसने व्यापारिक संरक्षण की नीति अपनाई। कच्चे माल के निर्यात पर इसने प्रतिबंध लगा दिया, अपने देश से कच्चे माल का निर्यात नहीं होगा। विदेशी वस्तुओं के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया और विभिन्न कंपनियों की स्थापना कर व्यापारिक होड़ में, जर्मनी में क्योंकि बाद में वाणिज्यवाद शुरू हुआ था इसलिए तेज़ी से इन्होंने होड़ करने का प्रयास, प्रतिस्पर्धा का प्रयास किया। स्पेन में चार्ल्स पंचम के काल में वेस्ट इंडीज, अमेरिका, हॉलैंड और इटली से अत्यधिक सोना मंगाया गया, लाया गया, किंतु स्पेन में धन का दुरुपयोग बहुत हुआ। राजा रानियों ने धन का दुरुपयोग किया युद्धों में, विलासिता में। इस कारण स्पेन की स्थिति कमज़ोर होती गई और बाद में चलकर स्पेन फ्रांस, इटली पर निर्भर हो गया। वाणिज्यवाद का विकास तो हुआ किंतु वह अच्छी गति प्राप्त नहीं कर सका। तो ये यूरोप के देशों में किस प्रकार से इसका विकास हुआ। फिर वाणिज्यवाद का पतन हो गया। क्यों पतन हुआ, कारण क्या था? पहला कारण मुक्त व्यापार का समर्थन। स्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों ने मुक्त व्यापार का, फ्री ट्रेड का समर्थन किया। ये फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार वाणिज्यवादी विचारधारा के खिलाफ थी। किस प्रकार से? क्योंकि वाणिज्यवाद जो है वह व्यापारिक संरक्षण की नीति पर काम करता है और मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, पूरी तरह से नियंत्रणहीन, स्वतंत्र रूप से आयात निर्यात की नीति का समर्थन करता है। इस कारण से मुक्त व्यापार को ज़्यादातर देशों ने समर्थन दिया। इस कारण से
इसका वाणिज्यवाद का पतन हुआ। उदारवाद का उदय हुआ। व्यापारिक संरक्षण में हम क्या करते हैं, केवल हमारे ही देश का विकास हो। उदारवादी विचारधारा का जब विकास हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा आ गई। सभी देश की जनता एक है, सभी देश एक हैं, केवल हमारे देश का विकास हो ये उचित नहीं है। तो उदारवादी विचारधारा का जब विकास हुआ तो वाणिज्यवाद का पतन हुआ। लोक कल्याण की उपेक्षा वाणिज्यवाद में की गई थी। राज्य को अधिक लाभ पर ध्यान दिया गया था। किंतु जब इस तरह की उदारवादी विचारधाराएं चली तो स्वाभाविक रूप से उसका पतन हुआ। उपनिवेशों का विरोध, क्योंकि उपनिवेशों में शोषण हो रहा था। हम बड़े भुक्तभोगी हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ शोषण हुआ हम भली भांति परिचित हैं। तो उपनिवेश की जनता ने विरोध करना शुरू किया वाणिज्यवादी गतिविधियों का। इस कारण से इसका पतन हुआ। कृषि की उपेक्षा, जैसा कि मैंने चर्चा की थी पहले ही, खाद्यान्न उत्पादन को लक्ष्य रखा गया था लेकिन उत्पादन ज़्यादा कर नहीं पाए क्योंकि इसमें लाभ कम था और हर व्यक्ति चाहता है अधिक लाभ प्राप्त करना। तो व्यापार और उद्योग की ओर लोगों का ध्यान गया, कृषि की उपेक्षा हुई और खाद्यान्न संकट विशेषकर ब्रिटेन में खड़ा हो गया। अन्य देशों में भी यह स्थिति आई तो फिर इस ओर ध्यान देना शुरू किया गया। सोने चांदी को अधिक एकत्र करना भी नुकसानदेह था क्योंकि इनका सीधा उपयोग अधिक नहीं था। अधिक सोना चांदी हो जाने के कारण जो आर्थिक गतिविधियां थीं वो रुकी, इससे भी नुकसान हुआ। इस ओर लोगों का ध्यान गया और अंतर्राष्ट्रीय भावना आ जाने के कारण भी इसका वाणिज्यवाद का पतन हुआ था। तो इसके पतन के कुछ कारण थे। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कृषि आधारित व्यवस्था का पतन हो चुका था। कृषि आधारित व्यवस्था अब मूल केंद्र में नहीं रही। अब अधिक सोना पाओ, अधिक शक्तिशाली बनो का नारा दिया जाने लगा था। व्यापार और उद्योग प्रमुख केंद्र के रूप में था। व्यवसाय अधिक बढ़ गए थे। व्यापारिक संतुलन पर अधिक ध्यान लोगों का गया था, देशों का, राज्यों का गया। सरकार और वर्ग विशेष को इससे बहुत लाभ प्राप्त हुआ था। विलियम एटी ने लिखा है, व्यापार का अंतिम उद्देश्य सामान्य रूप से धन प्राप्त करना नहीं बल्कि सोना चांदी और जवाहरात प्राप्त करना है। इस तरह की विचारधारा इस समय थी। यह वाणिज्यवाद था। अंततः वाणिज्यवाद अपनी कमजोरियों के कारण पतन को प्राप्त हुआ।